हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर, यानी कि जल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर आ जाता है और हमेशा यहाँ से आपको जो सवाल देखने को मिल सकता है। हाँ, बाकी चैप्टर के जैसा ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखा गया है कि कुछ वर्षों में आपका जो सवाल यहाँ से बनता है। ठीक है, तो थ्योरी के बाद जब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का सवाल जो है यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले जानेंगे कि जल क्या होता है, किससे बनता है, आपको मालूम ही होगा। हालांकि जल के उपयोग के बारे में जानेंगे, सोर्स ऑफ वाटर के बारे में जानेंगे, जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्रेश वाटर के बारे में जानेंगे, फ्रेश वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, वाटर साइकिल क्या होता है, बाढ़ या सूखा क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, एक्वीफर क्या होता है, इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट क्या होता है। यानी कि कहा जाए तो मुख्यतः यहाँ पे आपको 10 टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, और कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 10वां वाला टॉपिक है। यहाँ से सवाल जो है वो कई बार देखने को मिला है, तो इसी कारण से क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए कि वाटर क्या होता है। तो जल के बारे में आपको पता होगा कि जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। ठीक है, आपने सुना ही होगा। जल के बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है। जल अनमोल, मूलभूत और जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ है। वाटर इज प्रीशियस, फंडामेंटल एंड एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। पूरे अर्थ को देखा जाए तो इसका जो 2/3 पार्ट है वो आपका केवल और केवल जल से जो है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से ढका हुआ है। पानी के अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है। तो ये बेसिक यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो H2O आपने पढ़ा ही होगा। H2O यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो है बना होता है। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, H2O। उपयोग क्या है? जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं, भोजन पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, स्नान करने के लिए, सफाई के लिए, सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए। तो यानी कि बहुत यहाँ पे इसका यूज है और भी आप बहुत सारे उपयोग को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सब तो बहुत इजी टॉपिक है, यहाँ से सवाल नहीं बनता है, बस आपके सिलेबस में है, इसी कारण से एक बार बता देते हैं। बाकी डिटेल में जाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसीलिए जल जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो कहा जाए तो हमारे जीवन में अधिकांश जो काम है वो वहाँ पे जो आपको वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। इसके बिना जो है जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत क्या क्या हैं, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर बट ओनली 2 से 3% इज फ्रेश वाटर सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो 71% है वो पानी से ढका हुआ है, ये बात सही है। लेकिन उन 71% में भी देखा जाए तो केवल आपका जो है 2 से 3% आपका जो यूजफुल है, जिसका उपयोग इंसान कर सकता है। शेष जो 97% पानी है वो आपका जल, महासागर, समुद्र, हिमखंड और वायुमंडल में पाया जाता है, जो आपका साल्टी और इम्प्योर होता है। ठीक है, यानी कि इस संसार में जितना भी पानी है उसका अगर देखा जाए तो 2 से 3% ही इंसान जो यूज कर सकता है। बाकी जो 97% पानी है वो आपका ओशियन का पानी है, साल्टी और इम्प्योर होता है, उसको इंसान जो है यूज नहीं कर सकता। उपयोग योग्य जल के स्रोत जो है वो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है और अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, कुआं वगैरह बना के या फिर डीप बोरिंग वगैरह करके, चापाकल वगैरह बना के जो निकालते हैं वो आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है। जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर जल की जो उत्पत्ति होती है वो उल्का पिंड से मानी जाती है। ठीक है, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज सिमिलर टू दैट ऑफ सम मेटेरिट्स। यानी कि कहा जाए तो पृथ्वी के जल के रासायनिक संरचना कुछ उल्कापिंड जैसे ही होती है। और उल्कापिंड क्या होता है तो ये आपको डिटेल में कहाँ पढ़ना है, क्लास 8 का जब आप द यूनिवर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे
जिसमें आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ना है। वहाँ पे आप डिटेल में जानेंगे कि उल्का पिंड क्या होता है। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए ये आपका एक तरह से खगोलीय पिंड है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बस इसका यहाँ पे याद रखिएगा कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। 71% आपका जो पूरा जो पृथ्वी है वो उसका 71% पानी से ढका हुआ है, और जितना भी पानी यहाँ पे है, ठीक है, उनका 2 से 3% फ्रेश वाटर है जिसका यूज इंसान कर सकता है। बाकी जो 97% पानी है वो आपका जो है वो ग्लेशियर, सी वगैरह में देखने को मिलता है, जो कि आपका साल्टी होगा या फिर इम्प्योर होगा, उसका यूज जो है वो इंसान नहीं कर सकता। फ्रेश वाटर तो मीठा जल नदी, तालाब, झीलों और वर्षा में पाया जाता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, साल्टी नहीं होता है। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि जो पानी का यूज इंसानों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, फ्रेश वाटर, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा समझिए। देखिए पृथ्वी में टोटल आपका 100% पानी है ऐसा मानिए। अब जितना भी पानी है इस संसार में, इस पृथ्वी में, उसका 97% ओशियन और सी में आपको मिलेगा साल्ट वाटर के फॉर्म में। साल्ट वाटर नमकीन पानी जिसका यूज नहीं किया जा सकता। 3% पानी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, 2 से 3% ही फ्रेश वाटर है जिसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस 3% का भी, ठीक है, इस 3% यानी कि जो फ्रेश वाटर इस पृथ्वी में मौजूद है, तो एक तरह से समझिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो इस संसार में, इस पृथ्वी में जितना भी फ्रेश वाटर है उसमें अगर देखा जाए तो उसका जो 69% है वो आपका ग्लेशियर में देखने को मिलेगा, आइसबर्ग में देखने को मिलेगा। जो 30% है वो आपका अंडरग्राउंड देखने को मिलेगा, और 1% जो है वो आपका सरफेस वाटर के फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि लेक्स, रिवर्स। और केवल कहा जाए तो उनमें भी 0.006% आपका यूज करने लायक है। ठीक है, तो इस डाटा को आप अच्छे से समझिएगा। इस संसार में जो है आपका कहा जाए तो 71% जो है वो आपका पानी है, और बाकी जो है आपका क्या है, ज़मीन है, धरती है। ठीक है, ये आपका ज़मीन हो गया, भूमि हो गया, और 71% आपका पानी हो गया। अब इन 71% में भी कुछ ऐसा बांटा गया है कि जो 97% पानी है वो साल्ट वाटर है, ठीक है, समुद्र वगैरह में पाया जाता है, और केवल 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। अब इन 3% में भी देखा जाए, ठीक है, तो इसमें जो आपका 69% है वो आपका ग्लेशियर, आइसबर्ग में देखने को मिलेगा, 30% आपका अंडरग्राउंड के फॉर्म में, और 1% आपका सरफेस वाटर, जो कि आप देख सकते हैं लेक्स, रिवर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर है या फिर वाटर है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतना पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी होती है हमें, क्योंकि यहाँ पे यूज करने लायक पानी बहुत बहुत कम है। पोर्टेबल वाटर किसे कहते हैं, तो वैसा पानी जो पीने के लिए यहाँ पे सूटेबल होता है, सेफ होता है, उसी को हम लोग पोर्टेबल वाटर के नाम से जानते हैं, पेयजल कहा जाता है। वाटर दैट इज प्योर एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जो अशुद्धियों से मुक्त होता है और पीने योग्य होता है उसे पेयजल कहा जाता है। आगे है वाटर फ्रॉम ओशियन। तो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी में जितना भी पानी है उसका 97% कहाँ पे है, आपका ओशियन और सी में देखने को मिलेगा, साल्ट वाटर के फॉर्म में। इसमें आपका साल्ट होता है, स्लाइन वाटर होता है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। तो पृथ्वी का जो पानी है वो ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर वो वापस जो है वो पृथ्वी में आ जाता है, यानी कि पूरे साइकिल को वाटर साइकिल कहते हैं। और इसमें कुछ प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जमीन, ठीक है, महासागर और वायुमंडल, इन तीनों के बीच जो पानी का जो सर्कुलेशन है उसी को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। महासागर का पानी क्या होता है, वेपर बनता है, उसके बाद वो जाके बादल बनता है, बादल बन के फिर वो नीचे भूमि पे आता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे आता है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो पूरा जो ये जो चक्र है उसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस जो सर्कुलेशन है वाटर का, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, जल चक्र के नाम से जानेंगे। अब वाटर साइकिल में मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक इवापोरेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, जहाँ जैसे भूमि में जितना भी पानी है, ठीक है, जैसे कि महासागर है, नदी, तालाब वगैरह जितना भी है, तो आपको पता है सभी जगह से पानी क्या होता है, उसका इवापोरेशन होता है।
इवेपोरेशन क्या होता है? वैसा प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड जो है वेपर के फॉर्म में बदलता है, यानी कि पानी लिक्विड है, वो क्या होगा, वाष्प के रूप में बन जाएगा और वो हवा में फिर ऊपर उड़ता हुआ चल जाता है। कंडेंसेशन क्या है? संघनन क्या है? तो इसमें जस्ट इसका उल्टा, इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा, इसमें क्या होगा, वाष्प जो है वो ठंडा होकर पुनः तरल में बदल जाती है। ठीक है, वाष्प जो है आपका वेपर जो है पुनः ठंडा होकर वो क्या होगा, तरल में बदल जाएगा और फिर वो पृथ्वी में आ जाता है। प्रेसिपिटेशन क्या है, जिसको हम लोग वर्षण कहते हैं? तो वायुमंडल से जल वर्षा, हिम या ओलों के रूप में वापस गिरता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि महासागर में जितना भी पानी है या फिर विभिन्न सोर्स में, ठीक है, पृथ्वी में बहुत सारे सोर्स हैं पानी के, नदी हो गया, तालाब हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया, समुद्र हो गया, तो सभी से पानी क्या होगा, इवापोरेट होके ऊपर जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में जाएगा, फिर वो जाके क्या होगा कि बादल बनता है। बादल भी क्या होता है, इसका कंडेंसेशन होता है, यानी कि ये क्या होता है, वाष्प ठंडा होकर, ये जो बादल है वो ठंडा होकर वो उसका वजन बढ़ जाता है, वजन ज़्यादा हो जाता है, फिर वो पानी के फॉर्म में वो नीचे गिर जाता है, यानी कि पृथ्वी में फिर वापस आ जाएगा। फिर ये पृथ्वी में वापस आएगा तो विभिन्न जल सोर्स में चल जाएगा। ठीक है, नदी में चल जाएगा, तालाब में चल जाएगा, वहाँ से बहता हुआ ये सब सागर समुद्र वगैरह में जाके मिल जाता है। तो घुमा फिरा के बात ना करके यहाँ पे डायरेक्टली कहा जाए तो ये पानी क्या हो रहा है, एक सर्कुलर कंटिन्यूअस सर्कुलेशन बना रहा है। पृथ्वी का पानी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहेंगे। तो वायुमंडल से जो पानी है वो नीचे जमीन पे जो आता है, या तो वर्षा के फॉर्म में, हिम के फॉर्म में, ओला के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं बर्फ। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जल चक्र पृथ्वी पर जल का जो बैलेंस है वो बना के रखता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों से भी ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि पत्ता से भी पानी का यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से ट्रांसपिरेशन उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को, कि वायुमंडल में जो गर्मी होती है ना, उससे प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उससे पानी क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है वाष्प बन के। ठीक है, इसी कारण से आपको पेड़ पौधे में क्या है, जल देना पड़ता है। जैसे कि फूल का पौधा वगैरह अगर आप गमले में बोते हैं तो आपको मालूम होगा कि 1-2 दिन में आपको उसको पानी देना होता है, नहीं तो वो पूरा सूख जाता है। तो आखिर आप समझिए कि उसका जो पानी है वो जाता कहाँ है, तो वायुमंडल में वापस चल जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में, ठीक है, जल वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वही चीज़ हुआ कि जो पानी हम लोग पौधों में देते हैं तो वो क्या होता है, वाष्प के रूप में निकल जाता है और वो क्या वायुमंडल में चल जाता है। अब देखिए, पानी क्या है कि ज़्यादा होगा तो भी नुकसान है, कम होगा तो भी नुकसान है। अगर वर्षा ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान होगा, वर्षा कम होगा तो भी नुकसान होगा। ज़्यादा होगा तो बाढ़ देखने को मिलता है, अधिक वर्षा से नदियाँ और झीलें जो है भरकर बाढ़ ला सकती है। इसका बहुत सारा परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि मानव जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, वो खतरे में आ जाती है। लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, फसल वगैरह जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, जानवर वगैरह यहाँ पे मुश्किल में आ जाते हैं। इसके अलावा बीमारियों का यहाँ पे स्प्रेड होता है, यानी कि फैलता है, बीमारी वगैरह भी फैलता है। तो बाढ़ आने से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जान माल की हानि होती है। ठीक है, इसके अलावा सूखा अगर पड़ जाए तो वर्षा की कमी से भूमि सूखी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, इससे भी आपका फसल वगैरह बर्बाद होता है। भोजन और पेयजल प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ठीक है, कुआं वगैरह जो है, नदी तालाब सब सूखने लगता है, पीने का पानी भी नहीं मिलता है, वाटर का शॉर्टेज हो जाता है। तो पानी ज़्यादा है तो वो भी नुकसान है, कम है तो वो भी नुकसान है। तो यानी कि ऐसा होना चाहिए कि सभी चीज़ें बैलेंस बना रहें। इनफिल्ट्रेशन क्या है, वर्षा के बाद जल का मिट्टी में रिसना कहलाता है इनफिल्ट्रेशन, यानी कि उसी को कहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि पानी, वर्षा हुआ, ज़मीन पे पानी आया, तो पानी क्या होता है, वापस आपका अंडरग्राउंड चल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, रिसना या फिर इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वाटर सिपिंग इनटू द सॉइल आफ्टर रेनफॉल, यानी कि मिट्टी में वापस चल जाना जो है वो इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। एक्वीफर क्या होता है, जल को धारण करने वाली भूमिगत पारगम्य चट्टान की परत को जल वृत्त या फिर एक्वीफर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा
कि ज़मीन के नीचे जो है आपका बहुत सारा चट्टान है, ठीक है, और वहाँ पे भी आपका जो पानी पाया जाता है। जैसे कि आप कुआं वगैरह कहीं पे बनाया जाता है तो वहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी का लेयर निकलता है, फिर ज़्यादा अंदर तक जाता है तो वहाँ पे आपको चट्टान का लेयर देखने को मिलता है। और चापाकल वगैरह जब बनाया जाता है तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि कहीं कहीं चट्टान निकल जाता है तो फिर कहीं दूसरा जगह बनाया जाता है, ठीक है। तो इन जहाँ पे आपका चट्टान देखने को मिलता है तो वो भी क्या होती है, उनमें क्षमता होती है पानी को स्टोर करने का, ठीक है। तो उसी को हम लोग एक्वीफर के नाम से जानते हैं। एंड अंडरग्राउंड लेयर ऑफ परमिएबल रॉक यानी कि चट्टान, ठीक है, दैट होल्ड्स ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड वाटर को होल्ड्स करके रखता है, ठीक है, धारण करके रखता है, तो उसी को हम लोग एक्वीफर के नाम से जानते हैं। तो इतना चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना था। अब और एक चीज़ आपको बचा हुआ है वाटर मैनेजमेंट, जो आपका इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल आपको देखने को मिलता है कि देखिए पानी तो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। मानव जीवन के लिए के साथ साथ आपका जितना भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे पानी चाहिए ही चाहिए। और यूज करने वाला जो पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है, तो यहाँ पे आवश्यक हो जाता है कि पानी को बहुत ही सूझबूझ के साथ उपयोग किया जाए, ठीक है, ज़्यादा पानी वेस्ट ना किया जाए ताकि आने वाला समय में हमें पानी का किल्लत झेलना पड़े, पानी की समस्या से जो है वो परेशान होना पड़े। तो इसीलिए ज़रूरी है हमें चीज़ों को मैनेजमेंट करना, मैनेज करके चलना, ठीक है। तो वही है वाटर मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि पानी का जो है वो सावधानी पूर्वक और कुशल उपयोग करना ही यहाँ पे जल प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जल वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उपलब्ध रहे, ठीक है। अगर हम लोग आज सोच समझ के पानी का उपयोग करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमें आगे आने वाले दिनों में पानी जो है वो मिल सकता है, या कहें तो ज़्यादा लंबा समय तक देखने को मिल सकता है। आज भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे पानी के लिए लोग बहुत दूर दूर तक यात्रा करके पानी लाते हैं, ठीक है, यानी कि दूर दूर जाके पानी लाते हैं। कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर दूर से जो है पानी लाते हैं, पीने का पानी। तो पानी का जो है यहाँ पे कमी देखने को मिलता है बहुत जगहों पे, ठीक है। तो इसी कारण से हमें जो है वो सोच बूझ के यहाँ पे पानी का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए कुछ यहाँ पे तरीके बताए गए हैं जिससे पानी का जो है कहा जाए तो खपत थोड़ा सा कम हो, यूज जो है वो थोड़ा सा कहा जाए तो कम किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे अगर फार्मिंग वाला केस में देखा जाए, किसानी वाला केस में देखा जाए, तो एक मेथड है आपका ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम लोग ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जानते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे इस टाइप का पाइप लगा जाता है, ठीक है। जो किसान वगैरह होते हैं वो अपने खेतों में इस टाइप के पाइप लगाते हैं और इस पाइप में जो है वो जगह जगह पे होल बना रहता है, ठीक है। और इसी होल के पास जो है वो पौधे रोपे जाते हैं, ठीक है। और जब इसको चालू किया जाता है तो केवल आपका जहाँ जहाँ प्लांट्स रहता है या जहाँ जहाँ पे होल लगा रहता है, होल रहता है, वहीं पे पानी जो निकलता है। इससे क्या होता है कि पूरा खेत में पानी भी नहीं पड़ता और यहाँ पे पानी की बचत होती है। जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पे ही आपका पानी जाता है। लेकिन नॉर्मल देखने को मिलता था कि अगर ये वाला जब सिस्टम नहीं आया था तो लोग क्या करते थे कि पूरे जो क्यारी था, पूरे क्यारी में पानी बहा देते थे। इससे पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब आपका ड्रिप इरिगेशन आ गया है। गांव वगैरह में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को अब मिलने लगा है, ठीक है। इस विधि में जल पतली पाइपों द्वारा बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। यह फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का एक सर्वोत्तम तरीका है। बहुत ही बेस्ट तरीका यही माना जाता है क्योंकि इसमें पानी की जो खपत है वो बहुत कम होती है। नो वाटर इज वेस्टेड इन द प्रोसेस। इस विधि में जल की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होती। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए एक वरदान है। अगर वैसा जगह जहाँ पे फसल वगैरह बोया जाता है तो वहाँ पे भी जो है अगर पानी की कमी है तो ये वाला जो तरीका है वो बेस्ट आपका तरीका माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है वो है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि छिड़काव तंत्र। इस टाइप का भी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि पूरे जो खेत होते हैं वहाँ पे आपका जगह जगह पे इस टाइप का जो वो एक सिस्टम लगा दिया जाता है जो पूरे फसल को यहाँ पे एक ठीक है, स्प्रिंकल करते हैं, यानी कि छिड़काव करते हैं, पानी का जो है यहाँ पे छिड़काव करते हैं। तो देखने को मिलता है कि इससे भी थोड़ा सा पानी का जो है वो ज़्यादा यहाँ पे होता है, बर्बादी होता है। ड्रिप सिस्टम के तुलना में देखा जाए तो स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है बर्बादी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होगा कि पानी चारों तरफ आपका इसका छिड़काव होगा, ठीक है, ये जाएगा
और फसल के साथ साथ क्या होगा कि मिट्टी वगैरह में भी जाता है, तो इसमें भी पानी जो है वो थोड़ा सा बर्बादी होता है। लेकिन ड्रिप सिस्टम में क्या था, केवल आपका देखिए यहाँ पे पौधा का जड़ है और केवल इसी पॉइंट पे आपका पानी गिर रहा था बूंद बूंद करके, तो इससे पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा अमाउंट में पानी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये भी तरीका है, जैसे नॉर्मल तरीका हम लोग अभी बताएं कि क्यारी में हम लोग पहले क्या करते थे, पूरे क्यारी में पानी बहा देते थे, तो इससे तो आपका ये वाला थोड़ा सा ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, यह विधि असमतल भूमि के लिए उपयुक्त है, यानी कि वैसा जमीन, वैसा भूमि जो प्लेन नहीं है, ठीक है, असमतल है, जहाँ जल की मात्रा कम होती है, वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें पाइपों से जुड़ी छिड़काव नालिकाओं द्वारा पौधों पर वर्षा जैसी फुहारे डाली जाती है, ठीक है, स्प्रे किया जाता है। यह जल की बचत करता है और खेत में से समान रूप से फैलाता है। तो ये हो गया आपका छिड़काव तंत्र। तीसरा, सिंचाई की पारंपरिक विधियां, तो ये आपका जो है वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। हालांकि ये सब में पानी थोड़ा सा जो है आपका ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, ये वाला आपका सिंचाई की पारंपरिक विधियां है, ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि पुराने समय में ये सभी का यूज किया जाता था। प्राचीन काल में लोग सिंचाई के लिए जल उठाने और उपयोग करने की सरल पारंपरिक विधियों का प्रयोग करते थे। कुछ प्रमुख पारंपरिक सिंचाई विधियां हैं, जैसे कि ढेकली सिस्टम, रहट व्यवस्था। ठीक है, ढेकली सिस्टम में क्या होता था, एक लकड़ी की डंडी व बाल्टी के सहारे जल उठाया जाता था और फिर उसको जो फसल वगैरह में दिया जाता था। रहट व्यवस्था क्या थी, बैलों की सहायता से पहिए घुमाकर कुएं से जल निकाला जाता था। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ढेकली सिस्टम और रहट सिस्टम समझना है तो एक बार यूट्यूब में या गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ढेकली सिस्टम, रहट सिस्टम, आपको वहाँ पे लाइव जो है वो कह सकते हैं एक वीडियो देखने को मिल जाएगा और उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पुराने समय में किस टाइप के लोग जो है वो सिंचाई किया करते थे। ये विधियाँ मानव या पशु श्रम पर निर्भर थी और आधुनिक पंपों के आविष्कार से पहले प्रयोग की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा पानी का यहाँ पे कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा के जल को एकत्रित कर उसे भविष्य के लिए उपयोग के लिए संचित करना ही वर्षा जल संचयन है। यानी कि इस टाइप का देख सकते हैं कि छत से जो पानी आता है, छत जैसे वर्षा हो रहा है, छत में जो पानी है उसको हम लोग क्या करते हैं, पाइप के नीचे ले जाके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, कोई टैंक लगा दिए या फिर अंडरग्राउंड में वैसा सिस्टम बना दिए जहाँ पे वहाँ पानी जो है स्टोर किया जा सकता है। फिर जब ज़रूरत पड़े तो इसी पानी का हम लोग क्या करें, इसको फिल्टर करके यूज कर सकें, तो ऐसा होता है। तो इसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इससे भूजल स्तर बढ़ाने में सहायता मिलती है और जल की कमी से बचाव होता है। तो देखिए इस चैप्टर में इतना ही आपका थ्योरी पढ़ना था और सबसे जो ज़्यादा काम की चीज़ें थी वो आपका यही वाटर मैनेजमेंट वाला टॉपिक था, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम ये दोनों से जो सवाल कई बार देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कुछ एमसीक्यू प्रश्नों की तरफ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के सवाल यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है हमारा, सिंचाई के किन व्यवस्थाओं में जल की हानि न्यूनतम होती है, यानी कि बहुत ही मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम में, तो मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ढेकली सिस्टम और रहट सिस्टम, इन चारों में से सबसे कम किसमें पानी के यहाँ पे लॉस होता है, तो जवाब हो जाएगा ड्रिप सिस्टम। और ये आपका 23 दिसंबर 2021 के सवाल में जो पूछा गया था। ठीक है, पेपर में पूछा गया था आपका सीटेट का। अगला सवाल देखते हैं, 2016 के पेपर में पूछा गया था, धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियाँ और झीलों में विद्यमान जल से कम है। ठीक है, तो धरती में भंडारित ताज़ा जल, यानी कि जो जमीन है, ठीक है, पृथ्वी है, उसमें भंडारित जो ताज़ा जल है, अंडरग्राउंड वाटर याद रखिएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बात किया जा रहा है। तो अंडरग्राउंड में जितना पानी मौजूद है वो आपका विश्व की नदियों और झीलों से विद्यमान जल से कम है, तो नहीं, वो तो ज़्यादा है। ठीक है, कम नहीं है। ठीक है, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, शहर के लोग भी करते हैं। तो ये भी आपका गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। देखिए अब खेत में अगर सिंचाई किया जा रहा है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है केवल नदी का जल से ही सिंचाई किया जा सके। बहुत लोग कुआं से करते हैं, बहुत लोग तालाब से करते हैं, तो ये भी आपका गलत है। जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। द फंडामेंटल सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल डी यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सवाल आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं।
देखिए अगला सवाल है आपका 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। जहां वर्षा कम हो और बहुत तेज हवाएं चलती हो वहां सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि होती है। ठीक है, तेज हवा चल रहा है और यहाँ पे सिंचाई का सबसे बेस्ट तरीका, तो मैंने आपको बताया था सिंचाई का सबसे बेस्ट तरीका आपका ड्रिप इरिगेशन ही होता है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिंचाई यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये क्या होता है कि आपका एक तरह से कहा जाए तो फुहारे स्प्रे किया जाता है ना पानी को, तो स्प्रे किया जाता है तो यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है, तो तेज़ हवा चलेगा स्प्रे करेगा, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पानी उधर उधर चल जाएगा। तो इसी कारण से ये तो आपका यहाँ पे गलत ऐसा ही हो जाएगा। बाकी मैंने ये सभी सिस्टम के बारे में बताया ही नहीं था। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम आपका यहाँ पे सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आपका ड्रिप सिस्टम ही अभी के समय पे माना जाता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। उपयुक्त में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है? आपने देखा होगा कि ग्लास वगैरह जो होते हैं, जैसे कि ठंडा ग्लास, ठीक है, ठंडा अगर ग्लास है या ठंडा पानी हम लोग ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के चारों ओर क्या होता है, पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो वो किस कारण से होता है? तो वो आपका संघनन के कारण होता है, कंडेंसेशन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, वाष्पन क्या होता है? वाष्पन मैंने आपको बताया था कि लिक्विड क्या होता है, वेपर के रूप में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वायुमंडल में जो वेपर था, जो वाष्प था, वो आपका क्या हो रहा है कि लिक्विड के फॉर्म में बदल गया। ठीक है, वही आपका गिलास के बाहर में आपको दिखाई देता है बूंद के रूप में, तो यही आपका संघनन कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। और ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां से जो पानी वाष्प बन के वायुमंडल में चल जाता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न यहाँ पे देखा जाए केवल 3 जो है वो सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल देखिए, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश होता है। तो वायु में जो पानी है, जो जल है, वो आपका कैसे प्रवेश होगा? तो वाष्पन के द्वारा, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो देखिए कंडेंसेशन आपका यहाँ पे कहना गलत होगा, इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन होना चाहिए था, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ये आपका सही था, तो ये तो ऐसे गलत कर दे रखा है क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन दे रखा है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नहीं, दूसरा में जो आपका होना चाहिए था ये यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन के जगह पे कंडेंसेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी आपका गलत है। तीसरा देखिए, वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। वाटर एंटरिंग द एयर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रिटर्न टू द अर्थ एज रेन, हेल और स्नो। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, केवल 3 आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये आपका जो आज के क्लास का लास्ट सवाल है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, तो ठीक बात है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, असत्य वाला पूछा है। रॉन्ग कौन सा है वो आपको बताना है, तो आसान सा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, सही सही देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए जल वाला जो चैप्टर था वो आपका ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एक बार में आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका PDF हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, कर दीजिएगा। ठीक है, और पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको साइंस का जो प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, सीटेट पेपर 2 साइंस, वहाँ पे सारा क्लासेस आपका अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।